देखिए बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताऊं। कीव में रूस के हमले से भड़का यूरोप। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा पुतिन शांति चाहते ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन की चीफ का ऐलान, यूक्रेन को हथियार देंगे। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा कीव पर हमले का भयावह परिणाम होगा। तो यूक्रेन में रूस के हमलों का रिकॉर्ड टूट गया है। रूसी सेना ने सिर्फ 7 घंटे में ही यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमला किया है। तबाही कीव से लेकर कई प्रांतों में हुई है। यूक्रेन में इस तूफानी हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मची है। सबसे अहम यह कि अब रूस कीव में मौजूद सरकारी आवासों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टारगेट किया गया है। ड्रोन हमले के बीच रूस ने करीब 20 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों से धमाके की खबर है। माना जा रहा है कि यूरोप से 10,000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने के ऐलान के बाद पुतिन ने बदला लेने के लिए ऐसा हमला करवाया है। ये यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। युद्ध की शुरुआत से अब तक ड्रोन से ऐसी तबाही नहीं हुई। 100 नहीं, 500 नहीं, कुछ ही घंटे में यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले किए गए। चौबीस फरवरी 2022 से एक साथ इतने ड्रोन से हमले का प्रहार कभी नहीं हुआ था। एक 1000 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन को धुएं से भर दिया। इतने धमाके हुए, इतनी तबाही हुई है कि यूक्रेन में कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि इन हमलों के दौरान यूक्रेन पर मिसाइलें भी बरसती रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 8 बैलिस्टिक इस्कंदर एम और 11 क्रूज इस्कंदर के मिसाइलों से भी हमला किया। रूस के इस रिकॉर्ड तोड़ हमले की सबसे बड़ी वजह यूरोप के उस फैसले को माना जा रहा है जिसके तहत यूक्रेन में 10,000 सैनिकों को भेजने का फैसला हुआ। यूरोप के इस निर्णय के बाद से पुतिन का क्रोध भड़क उठा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1000 ड्रोनों से हमला यूरोप के लिए चेतावनी। पुतिन ने संदेश दिया है कि यूक्रेन को तबाह कर दिया जाएगा। यूरोप से सैनिक भेजे गए तो यूक्रेन को खंडर बना दिया जाएगा। यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत शनिवार देर रात से की गई, जो अब तक जारी है। लेकिन शुरुआती 7 घंटे सबसे अधिक विनाशकारी साबित हुए। पहली बार 1000 ड्रोन हमले के साथ ही पहली बार रूस ने डायरेक्ट यूक्रेनी सरकार को निशाना बनाना शुरू किया है। रूस ने सबसे बड़ी सरकारी इमारत को निशाना बनाया है। यूरोपीय देशों से जुड़े दूतावासों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रिवी रीह तक हमले किए गए हैं। सबसे ज्यादा हमले राजधानी कीव में किए गए। कीव की इमारतों पर ड्रोन गिरने से आग लग गई। रिहायशी इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेन सेना ने इस हमले को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। 700 रूसी ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है।
4 इस्कंदर मिसाइलों को नष्ट करने में कामयाबी मिली। 5 इस्कंदर की क्रूज मिसाइलें भी गिराई गई। लेकिन हमले की रफ्तार तेज होती गई और आखिरकार यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नाकाफी साबित हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन के पीएम के दफ्तर से लेकर कई हथियार गोदाम, सरकारी इमारतों और मॉल्स को नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन पर ड्रोन हमले का नया रिकॉर्ड बना है। रूस ने कीव में यूक्रेन की सबसे अहम और सबसे बड़ी सरकारी इमारत को निशाना बनाया है। यूक्रेन की इस इमारत में पीएम का दफ्तर है, कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तर भी यही है। इसका मतलब यूक्रेन के प्रशासन को चलाने का यह सबसे अहम ठिकाना है। यह रूस का यूक्रेनी सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है। अब तक युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। यूक्रेन पर हुए इस सबसे बड़े हमले में यूक्रेन के हथियार गोदाम नष्ट हो गए, सेना के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया, यूक्रेन के कई शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए, रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। यह इतना बड़ा हमला था कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गई। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक हुआ कि पूरा यूक्रेन धमाकों से सहम गया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और कई बड़े शहर थे, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट राजधानी कीव और ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रीह था। कीव में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबों में जिंदा बचे लोगों की तलाश हो रही है। कीव के अलावा ओडेसा में भी हमला किया गया। ओडेसा के तट पर हमलों के बाद आग लग गई। तबाही का आंकड़ा अभी साफ नहीं है। ज़ेपोरिज़िया पर हमले का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में 60 ड्रोन से हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि कई स्कूलों में भी धमाके हुए। स्लावियांस्क में 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेन सेना के हथियार डिपो को टारगेट किया गया। यूक्रेन का हथियार भंडार इसी हमले में जल गया। डिप्रोपेट्रोवस्क में भी यूक्रेनी सैन्य अड्डे को रूस ने मिसाइल से तबाह कर दिया। यहां FAP 1500 बम से हमले किए। इन हमलों से साबित हो रहा है कि 1000 ड्रोन से एयर डिफेंस को व्यस्त करने के बाद कुछ फाइटर जेट भी यूक्रेनी सीमा में घुसे थे। और यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। निप्रो नदी पर यूक्रेन का एक डबल डेकर पुल तबाह कर दिया गया। हमला पोल्तावा के क्रेमेंचुक में हुआ। ब्रिज से रेलवे लाइन भी गुजरती है, जिसे हमले के बाद बंद करना पड़ा है। रूस ने ज़ेलेंस्की को संदेश देने के लिए कीव से क्रीवी रीह तक को निशाना बनाया है। क्रीवी रीह ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, जहां कई ब्लास्ट हुए। यहां एक बड़ी घटना टल गई, क्योंकि हमले के दौरान मुसाफिरों से भरी बस के करीब एक मिसाइल गिरी। मिसाइल अगर बस पर गिरती तो कई लोगों की मौत होती, लेकिन यह नरसंहार टल गया। पोल्तावा के क्रेमनिचुक में ब्रिज पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले से पहले की तस्वीरें देखिए। पुल से रेलवे लाइन भी गुजरती है और ऊपर गाड़ियों के लिए 4 लेन है। अब दावा है कि इस पुल से रेल और गाड़ियां नहीं गुजर सकती। फिलहाल सूमी में और पोक्रोवस्क में रूसी सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यहां यूक्रेन को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि पोक्रोवस्क पर कब्जे से रूसी सेना बस कुछ ही कदम दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन हमलों के बाद पूरी दुनिया से युद्ध रुकवाने की अपील की। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर 1000 ड्रोन हमले के बाद यूरोप और अमेरिका रूस के खिलाफ बड़े फैसले ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और थोड़ी देर पहले कीव में हमला, रूसी हमले में इमारत बर्बाद। हमले के बाद कीव में इमरजेंसी लगा दी गई। थोड़ी देर पहले कीव में हमला हुआ है जिसमें एक इमारत बर्बाद हो गई और उसके बाद कीव में इमरजेंसी लगा दी गई। तो रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने का मिशन शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस के ऊर्जा ठिकाने और ऑयल सप्लाई रूट है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने एक बार फिर रूस की तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया, साथ ही ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमले किए गए। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान रूस की ऑयल इंडस्ट्री को तबाह करके रख देना है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। इस प्लान में ज़ेलेंस्की अगर सफल होते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन स्पाइडर चलाया, रूस के बॉम्बर तबाह कर दिए, लेकिन पुतिन नहीं रुके। ज़ेलेंस्की ने रूस के शहरों को दहलाया, ड्रोन हमले किए, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की हट नहीं छोड़ी। रूसी राष्ट्रपति के जंग में पीछे नहीं हटने की वजह रूस के बड़े हथियार जखीरे और उसकी अर्थव्यवस्था को माना जाता है। जो ऑयल और गैस पर टिकी है। ज़ेलेंस्की ने इसे तबाह करने का अभियान शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूसी एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन के टारगेट पर पहले से रूस की तेल रिफाइनरियां थी, लेकिन अब यूक्रेन ने तेल सप्लाई रूट को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसे तबाह कर रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की तैयारी है, ताकि पैसों की कमी से रूसी राष्ट्रपति युद्ध से पीछे हट जाए। इसी मिशन को सेंटर में रखकर ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने बीती रात फिर एक बार रूस की ऑयल रिफाइनरियों और पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया। दावा है कि यूक्रेन ने इन्हें टारगेट कर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने क्रास्नोदार क्राई के लिंस्क में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। रिफाइनरी से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। ब्रियांस्क के नाइटोपोविची में ऑयल पंपिंग स्टेशन को टारगेट कर हमले किए गए। हमले के बाद पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। बेल्गोरोद में भी यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने की कोशिश की। यहां करीब 10 ड्रोन हमले किए गए। रूस के एनर्जी ठिकानों और ऑयल रिफाइनरियों को यूक्रेन बीते एक महीने से टारगेट कर रहा है, जिसका असर अब रूस के अलग अलग शहरों पर भी दिखने लगा है। दावा है कि यह वीडियो रूस का है। कई शहरों में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह रूसी तेल नेटवर्क को चोट पहुंचाना है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के ऑयल पंपिंग स्टेशन। बीती रात भी यूक्रेन ने ब्रियांस्क में मौजूद एक प्रमुख ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया।
तो यूक्रेन ने ब्रियांस्क में मौजूद ऑयल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमला किया, जिससे स्टेशन में जबरदस्त आग लग गई। ये रूस का बेहद अहम ऑयल पंपिंग स्टेशन है। इसकी क्षमता 10.5 मिलियन टन है। यहां से रूसी सेना के लिए ईंधन की सप्लाई होती है। बेलारूस से पाइपलाइन के जरिए आने वाला तेल भी इसी पंपिंग स्टेशन पर पहुंचता है। यह पंपिंग स्टेशन द्रुजबा क्रूड ऑयल लाइन का भी हिस्सा है। ऐसे में इसे नुकसान पहुंचना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ऑयल पंपिंग स्टेशन पाइपलाइन में दबाव बनाकर रखता है, ताकि तेल को पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। अब अगर द्रुजबा ऑयल लाइन में दबाव कम होता है तो यूरोप तक रूसी तेल सप्लाई की रफ्तार धीमी हो सकती है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतियेव्स्क में शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है। इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। यानी ब्रियांस्क ऑयल पंपिंग स्टेशन को जल्द ठीक नहीं किया गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बीते एक महीने में ऐसा तीसरी बार है जब यूक्रेन ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट कर हमला किया है। द्रुजबा पाइपलाइन और रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले के चलते यूरोप में तेल और गैस का संकट खड़ा होने का डर बढ़ गया। रूस की प्रमुख ऑयल कंपनी गैज़प्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर ने अपने एक बयान में कहा, हमारे सामने गंभीर समस्या खड़ी होती जा रही है, जो हर दिन और ज्यादा बड़ी हो रही है। यूरोप में सर्दियां पड़ने पर क्या होगा? इस बार हालात हर बार की तरह सामान्य नहीं होंगे। यह एक वास्तविक समस्या है। एलेक्सी मिलर का यह इशारा सर्दियों के वक्त यूरोप के सामने खड़े होने वाले एनर्जी संकट की तरफ है। माना जा रहा है कि इस बार यूरोप की सर्दियां पहले से ज्यादा ठंडी होने वाली है, जिसकी वजह यूरोपीय अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज टारगेट से कम रहना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज अभी 71% भरा है, वहीं नीदरलैंड्स में 65%, जबकि लातविया में महज 58% तक ही स्टोर हो सका है। साफ है, अगर रूस से गैस और तेल वक्त पर यूरोप नहीं पहुंचा तो यूरोप से रूस को होने वाली कमाई का हिस्सा भी कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर युद्ध पर पड़ेगा। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ रूस का तेल नेटवर्क और ऑयल रिफाइनरी ही नहीं, बल्कि रेल नेटवर्क भी है। यह लुहांस्क का वीडियो है, जहां यूक्रेनी जासूसों ने सैबटाज हमला कर स्टेशन के करीब आग लगाई। इससे पहले यूक्रेन रूस के कई अहम रेलवे स्टेशंस को ड्रोन से उड़ा चुका है। और यूक्रेन ने 1 सितंबर को क्रास्नोदर के कावकास्किया स्टेशन को तबाह कर दिया। यह स्टेशन रोस्तोव और ब्लैक सी पोर्ट के बीच में पड़ता है। इससे ब्लैक सी तक तेल और हथियार पहुंचाया जाता था। 25 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के उरोजहाइना रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया था। यह रूस से क्रीमिया तक हथियार भेजने वाले रेल रूट का हिस्सा था। 21 अगस्त को यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में पेट्रो स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। यहां रूस का बड़ा लोकोमोटिव डिपो मौजूद है। 17 अगस्त को वोरोनिश के लिस्की स्टेशन पर हमला किया गया। इस स्टेशन का इस्तेमाल यूक्रेन तक हथियार भेजने के लिए किया जाता है। यूक्रेन सेना न सिर्फ रूस की जमीन पर पुतिन को झटका दे रही है, बल्कि वॉर ग्राउंड में भी भीषण हमले जारी हैं। उसके टारगेट पर खेरसोन से लेकर जेपोरीजिया और डोनेत्स्क तक के रूसी कब्जे वाले इलाके। जेपोरीजिया में यूक्रेन ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस की ड्रोन कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर डाला। यहां यूक्रेनी एयरफोर्स ने गाइडेड बम से हमला किया। डोनेत्स्क में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भीषण हमले किए। हमलों में रूस के 10 टैंकों को तबाह कर दिया गया। साफ है,
जेलेंस्की एक तरफ रूस में ऊर्जा आपातकाल लगाकर पुतिन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में है, तो वहीं फ्रंट लाइन पर हमले कर रूसी सेना को कमजोर करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। जिसमें अगर जेलेंस्की सफल हुए, यूक्रेन की जंग 180 डिग्री घूम सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और कीव से बड़ी खबर है, जहां रूस के हमले फिर से शुरू हो गए हैं। कीव में 3 इलाकों में विस्फोट हुआ है। कीव में ऊर्जा ठिकाने ध्वस्त। कीव के 4 इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं, इसलिए हमले का पैटर्न भी बदल रहा है। एक तरफ यूक्रेन अब खुद ही 60% से ज्यादा हथियार बना रहा है, जबकि रूस विध्वंसक हथियार युद्ध में उतारने वाला है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा ड्रोन स्ट्राइक को लेकर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ने ही बेहद तेजी से ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाया है। अब रूस यूक्रेन के हर हिस्से में ड्रोन हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया है। आने वाले दिनों में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। रूसी ड्रोन नेटो देशों में तबाही मचा सकते हैं। ऐसा हुआ तो यूरोप में महाविनाश का कारण ड्रोन बनेंगे, जो एटमी तबाही भी ला सकते हैं। सितंबर यूक्रेन के लिए भारी तबाही लेकर आया है। अब रूस ने तय कर लिया है, सितंबर में ड्रोन सुनामी से यूक्रेन का अंत कर देगा। इसीलिए लगातार ड्रोन की बरसात की जा रही। पिछले 3 दिन में रूस ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में 1000 ड्रोन से हमला, पिछले 48 घंटे में 1700 ड्रोन से हमला, पिछले 72 घंटे में 2500 ड्रोन से हमला। यानी यूक्रेन के हर हिस्से को दहलाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम कीव में मचाया। दरअसल ये युद्ध का सबसे खौफनाक चरण है, जहां रण क्षेत्र में ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है, रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन करीब करीब बंद कर दिया है। अब ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। साथ ही फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है, जिससे सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को शमशान में बदला जा सके। इतने हमलों से बचने के लिए यूक्रेन एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, साथ ही बंकर तैयार कर रहा है, जिससे ड्रोन हमले विफल किए जा सके। रूस के ड्रोन हमलों पर जेलेंस्की ने कहा है, हम खुद ही हथियार बना रहे हैं। 60% हथियार बनाने के प्लांट यूक्रेन के पास है। रूस के ड्रोन इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी हमने विकसित कर ली। यानी यूक्रेन ड्रोन वॉर के लिए तैयार है। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए ड्रोन से हमले किए। इन हमलों से रूस को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने भी ड्रोन से पलटवार किया है, जिससे यूक्रेन थर्रा उठा है। रूस तैयारी कर चुका है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों पर हमला करेगा। नेटो को अंदेशा हो गया है, इसलिए उसने तमाम देशों को रूस के ड्रोन मार गिराने के लिए कहा है। रूस के टारगेट पर 3 बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। इसके अलावा 2 नॉर्डिक देश, फिनलैंड और नॉर्वे भी रूस ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया पर भी रूसी ड्रोन तबाही मचा रहे हैं, जहां नेटो मिलिट्री बेस बनाकर ड्रोन इंटरसेप्टर लगा रहा है। यानी रूस के ड्रोन को सीमा में घुसते ही मार गिराया जाएगा, जबकि बेलारूस और हंगरी पर रूस हमला नहीं करेगा।
क्योंकि बेलारूस रूस का दोस्त है, जबकि हंगरी का झुकाव भी रूस की तरफ है। जबकि बाकी 10 देशों पर रूस ने हमला किया तो वहां से पलटवार जरूर होगा। ड्रोन हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। जिस तेजी से हमले हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा ड्रोन होंगे वो युद्ध में दूसरे को पीछे धकेल सकता है। अगर रूस और यूक्रेन दोनों की ड्रोन क्षमता की तुलना करें तो यूक्रेन 80% हमले ड्रोन से कर रहा है, जबकि रूस के यूक्रेन में हो रहे हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल 30% है। इसके अलावा अभी यूक्रेन रोजाना करीब 6500 ड्रोन बना रहा है। इसकी तुलना में रूस बेहद कम ड्रोन बना पा रहा है, जो रोजाना 1250 ड्रोन ही बना पा रहा है। अगर महीने की बात करें तो यूक्रेन हर महीने 2 लाख से ज्यादा ड्रोन बना रहा है, जबकि रूस के पास इस वक्त हर महीने 37,000 ड्रोन बनाने की क्षमता है। यूक्रेन ने पिछले साल यानी 2024 में 24 लाख ड्रोन बनाए थे, जबकि रूस सिर्फ 4.5 लाख ही बना पाया था, यानी यूक्रेन से 3 गुना का। साल 2025 में यूक्रेन का लक्ष्य 45 लाख ड्रोन बनाने का है, जबकि रूस अपने प्रोडक्शन को 2 गुना ही कर पाएगा, यानी करीब 9 लाख ड्रोन। अगर युद्ध लंबा चलता है तो रूस ज्यादा ड्रोन बनाने के प्लांट लगा सकता है। हालांकि रूस को ईरान और चीन से भी ड्रोन मिल रहे हैं, जबकि नाटो देशों ने यूक्रेन में ही प्लांट बनाने में मदद की, क्योंकि रूस हथियारों की सप्लायर रूट पर बार बार हमला कर रहा था। साथ ही रूस ने धमकी भी दी थी, अगर नाटो देशों ने हथियार सप्लाई किए तो वो नाटो पर हमला कर सकता है। इसलिए नाटो ने बेहद चालाकी से यूक्रेन में ड्रोन प्लांट लगा दिया, जिससे खर्च भी कम हो रहा है और ड्रोन तेजी से बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। पेट्रियट एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। पेट्रियट की रेंज 160 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली मिसाइल की स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पेट्रियट सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी टारगेट ट्रैकिंग लिमिट 100 से ज्यादा है। लॉन्च स्टेशन क्षमता 16 मिसाइल प्रति लॉन्चर है। इसे सेटअप करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। 5 क्रू मेंबर इससे हमले करते हैं। ड्रोन पावर यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई। क्योंकि ड्रोन सस्ते पड़ते हैं और इससे नुकसान भी ज्यादा होता है। यूक्रेन में इस वक्त 500 से अधिक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। अधिकतर स्टार्टअप कंपनियां हैं जो नाटो देशों से यूक्रेन पहुंची हैं, जबकि रूस में सिर्फ 5 कंपनियां ही ड्रोन बना रही हैं, जिनका संबंध सीधे क्रेमलिन से है। यूक्रेन के पास 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन हैं, जबकि रूस के पास 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के ड्रोन हैं। रूस की ड्रोन बनाने की क्षमता बेशक कम है, लेकिन रूस के ड्रोन ज्यादा मारक और लंबी रेंज के हैं। इसी वजह से यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। हालांकि ये काम यूक्रेन झुंड में ड्रोन भेजकर कर रहा है, जिससे एक बार में सैकड़ों ड्रोन पहुंचकर रूसी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। खास बात यह कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बना रहा है, जिसे ट्रैक करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक दिन में रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल को 8 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना तो वो पुतिन को मना पाए हैं, ना ही ज़ेलेंस्की को। उल्टा यूरोप से भी वो अपनी तलखी बढ़ा बैठे हैं। इसलिए ट्रंप अब हर मोर्चे पर घिर गए, जिससे उनकी खींच बढ़ गई है
और इसी खीज में उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसने महायुद्ध के भड़कने की आशंका को बढ़ा दिया है। तो क्या ट्रंप अपनी नीति बदलने वाले हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होता ही नहीं। राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा देंगे। पिछले एक साल में पूरी दुनिया ने न जाने ऐसे कितने ही जुमले सुने होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दावों के लबादे में लिपटे ये जुमले ट्रंप ने सिर्फ यूएसए के राष्ट्रपति पद को हासिल करने के लिए किए थे। और अब जब वो बतौर राष्ट्रपति एक लंबा समय बिता चुके हैं तो वो अपने ही दावों के जाल में उलझ गए। हर मोर्चे पर नाकाम, टूट गया ट्रंप का गुमान। दरअसल ट्रंप अपने नीतिगत फैसलों से दुनिया पर दबाव बना रहे थे, जो बताता है कि उन्होंने फैसले शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष वाले गुमान में लिए। लेकिन उनका भ्रम अब टूटने लगा है और इस गुमान को तोड़ा है उनके सहयोगी यूरोप और अमेरिका के लोगों ने। ब्रिटिश प्रकाशन ने कहा है कि ट्रंप की कूटनीति हर मोर्चे पर नाकाम रही है। खासतौर पर यूक्रेन और रूस के युद्ध में ट्रंप नाकाम रहे हैं। यूरोपीय देशों की कूटनीति ने भी ट्रंप को अलग कर दिया है। ट्रंप अंतिम समझौता करवाने में पूरी तरह असफल हो गए। यही नहीं, दावा यहां तक किया गया है कि आज भी अंतिम समझौता या अस्थायी युद्ध विराम उतना ही संभव है जितना ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले था। यानी ट्रंप राष्ट्रपति रहें या ना रहें, इससे कोई बदलाव नहीं आया। और इस दावे पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग मोहर लगाती है, जो ट्रंप के कार्यकाल के 230 दिन पूरे होने पर जारी की गई। इसमें उनकी रेटिंग 14% गिरी। शुद्ध अनुमोदित रेटिंग में ट्रंप 41% पर आ गए, जबकि उनकी अस्वीकृति 55% पर है और 3% अनिश्चित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब हुआ ट्रंप की नीतियों से, जिसमें वो घरेलू मोर्चे से लेकर वैश्विक पटल पर घिरे हुए हैं। घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना कर रहे ट्रंप वैश्विक पटल पर नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए माहौल बना रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि उनकी कूटनीतिक क्षमता का प्रभाव लगातार कम हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप की खींच अब सामने आने लगी है। इसी खींच में ट्रंप ने 2 तरह के फैसले लिए। पहला, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और दूसरा, रूस पर प्रतिबंध। जिसमें प्रतिबंध वाले कदम उठाने पर यूरोप भी राजी। इसीलिए लगातार रूस पर प्रतिबंधों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए यूरोपीय आयोग अमेरिका के साथ मिलकर प्रतिबंध का पैकेज तैयार कर रहा है, जिसमें युद्ध न रोकने की दशा में रूस को आर्थिक दंड देने का प्रावधान है। और इसकी घोषणा खुद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने की है।
उनके मुताबिक रूस पर प्रतिबंध का पैकेज तैयार हो रहा है। अगर रूस ने युद्ध नहीं रोका तो आर्थिक दंड दिया जाएगा। मॉस्को अगर आक्रामकता जारी रखता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब इस पैकेज में रूस पर प्रतिबंध के बिंदु क्या है और रूस नहीं रुका तो कैसे परिणाम भुगतने होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी या समय सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि इस कदम से ट्रंप को यूरोप के करीब आने का एक और मौका मिल जाए, जिसकी भूमिका भी अमेरिका ने बनानी शुरू कर दी। दावा है कि अमेरिका 100 अरब डॉलर के एक समझौते की तैयारी में। यह समझौता अमेरिका और यूक्रेन के बीच होगा, जिसमें अमेरिका युद्ध के लिए हथियारों की सप्लाई करेगा और इसके बदले यूक्रेन उन्नत सैन्य तकनीक पर अमेरिका को अधिकार भी देगा। लेकिन यही सौदा अब यूरोप और रूस के बीच महाविनाशक युद्ध की बुनियाद भी रखने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन को अमेरिका से हथियार मिलेंगे, रूस के अंदर तक घातक हमले होंगे, जिसका माकूल जवाब रूस भी देगा। लेकिन यूरोप की सुरक्षा गारंटी को लगने वाला झटका उन्हें भी युद्ध के मोर्चे पर खींच लाएगा। यानी एक तरफ घातक अमेरिकी हथियार यूक्रेन के पास होंगे, यूरोप के सैनिक भी यूक्रेन की जमीन पर उतर आएंगे। सीमावर्ती देशों से भी रूस के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा, जिसके बाद रूस युद्ध के मोर्चे पर विस्तार देने से पीछे नहीं हटेगा। और यह आशंका रूस को पहले से, इसलिए तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जा चुकी, जिसका प्रमाण है पुतिन के सलाहकार का बयान। एंटोन कोबियाकोव के मुताबिक यूरोप ने बड़ा भू राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया है। वो निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे यूरोप का एक हिस्सा उद्योग विहीन हो जाएगा। यानी रूस ने अपने टारगेट पहले ही फिक्स कर लिए हैं। हमले उन जगहों पर होंगे जो यूरोप के लिए युद्ध में बने रहने की गारंटी, उनके उद्योग और निर्माण यूनिट्स। और ऐसा हुआ तो यह तय है कि महाविनाशक युद्ध से पूरी दुनिया का साक्षात्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब बात उस जंग की जिसका अंतिम चरण लॉन्च हो गया है। हम गाजा जंग की बात कर रहे हैं। गाजा के 80% भूभाग पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। बाकी बचे 20% जमीन पर कब्जा अभियान तेज हो गया है। इसके लिए इजरायली सेना जमीन और आसमान से जबरदस्त हमले कर रही है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा करने के बाद इजरायल में उसका विलय कर लेंगे। आसमान से मिसाइलें बरसती, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती। टैंक और तोप बारूद उगल रहे। दुकान और मकान खंडर बन जा रहे हैं। स्कूल ध्वस्त हो रहे हैं। अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। पूरा गाजा समतल होता जा रहा है। हर जगह मलबा, बर्बाद इमारतें, विनाश की तस्वीर। गाजा की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के 80% भूभाग पर उसका कब्जा हो चुका है। जो बाकी के 20% जमीन है, उस पर कब्जे की जंग तेज हो गई है।
गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना पूरी ताकत से हमले कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं, उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, तो गाजा में मौजूद इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही। गाजा सिटी में 15 मंजिला इमारत की नींव पर इजराइल ने 3 मिसाइलें दागी तो बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इजराइल ने गाजा के तेल अल हवा इलाके में मौजूद रिहायशी इमारत को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने गाजा सिटी के शरणार्थी कैंप पर भी बारूदी वर्षा की। हमले में 2 लोग मारे गए। गाजा सिटी में इजरायली हमले में एक स्कूल भी बर्बाद हो गया। 8 लोगों की जान चली गई। इजराइल के हमले में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना विध्वंसक हमले कर आने वाले कुछ दिनों में पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लेगी। सूत्रों के मुताबिक इजराइल बाद में गाजा का विलय कर ग्रेटर इजराइल का निर्माण कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और विश्व में जंग का एक नया फ्रंट खुल सकता है और इस फ्रंट में सुपर पावर अमेरिका सीधा शामिल होगा। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के 8 युद्धपोत वेनेजुएला के तट पर पहुंच चुके हैं और इस बीच अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जल्द वेनेजुएला को राष्ट्रपति मादुरो से आजाद करवाया जाएगा, जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी युद्ध के लिए तैयार होने की घोषणा कर दी है। करेबियन सागर, अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां किसी भी वक्त जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। करेबियन सागर में एक तरफ अमेरिका के युद्धपोत और फाइटर जेट्स की भारी तैनाती हो चुकी है, तो वहीं वेनेजुएला के F-16 फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। किसी भी पक्ष का एक गलत कदम युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। करेबियन सागर में अमेरिका के 8 युद्धपोत तैनात हैं। वहीं 10 F-35 फाइटर जेट भी यहां भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि यह तैयारी वेनेजुएला पर हमले की है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका वेनेजुएला पर हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ये हमले ड्रग कार्टेल को तबाह करने की आड़ में कर सकता है। इसी बहाने अमेरिका वेनेजुएला के जहाजों और देश के बाहरी हिस्सों पर बमबारी कर सकता है। इस बीच वेनेजुएला ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर अपने फाइटर जेट उड़ाकर ट्रंप को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। ये करेबियन सागर का वीडियो है जहां वेनेजुएला के 2 F-16 फाइटर जेट अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। दावा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्रंप ने अपने जनरल डैन केन को अमेरिकी नेवी के पास आने वाले वेनेजुएला के सभी फाइटर जेट्स को तबाह करने की धमकी दी।
अमेरिका के संभावित हमलों से जुड़ी रिपोर्ट्स और ट्रंप के इस आदेश के बाद राष्ट्रपति मादुरो का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप को युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी दी। मादुरो ने अपने बयान में कहा, अगर वेनेजुएला पर किसी भी तरह से हमला किया गया तो ये शांति, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और हमारे लोगों की रक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। इस आक्रमण के खिलाफ हम योजनाबद्ध तरीके से सशस्त्र संघर्ष के चरण में चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वेनेजुएला में एक डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है। लोगों को युद्ध के दौरान अपनी रक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर अमेरिका ने ड्रग कार्टेल को खत्म करने के नाम पर वेनेजुएला की जमीन या समुद्री क्षेत्र में हमले किए तो वेनेजुएला भी इसका वैसा ही जवाब देगा, जो समंदर के इस हिस्से में एक नई जंग की शुरुआत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इंसानों की सेहत और उम्र हर देश के मानकों के अनुसार तय, लेकिन चीन और रूस के राष्ट्रपति की एक चर्चा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसमें वो उम्र की सीमा 150 वर्ष तक करने का दावा कर रहे थे। पर अब वो वीडियो डिलीट कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तो टेक्नोलॉजी से बदल जाएगा इंसान। दरअसल इस खबर को तब तक कोई तूल नहीं दिया गया जब तक इसका वीडियो सार्वजनिक था, लेकिन जैसे ही चीन के आधिकारिक चैनल CCTV ने न्यूज एजेंसी से इस वीडियो को हटाया है, तब से इस विषय पर चर्चा जोरों पर है। दरअसल शी जिनपिंग और पुतिन की 3 सितंबर को बातचीत हुई थी। इस बातचीत का 4 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल इसलिए क्योंकि दोनों देशों के शीर्ष नेता भू राजनीतिक सहयोग पर नहीं बल्कि बायोटेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे। पुतिन ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति से मानव अंग ट्रांसप्लांट किए जाएंगे और इस ट्रांसप्लांट से हम युवा होते जाएंगे और फिर शायद अमरता ही प्राप्त कर लें। इस कथन के बाद शी जिनपिंग हंस पड़े, लेकिन मैंडेरिन और रूसी भाषा में हुए इस संवाद में और भी चौंकाने वाली चीजों की बाद में समीक्षा की गई, जिसमें दोनों नेताओं ने सवाल उठाए कि क्या इंसान 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जिसके जवाब में पुतिन ने बायोटेक्नोलॉजी से अमरता की बात कही थी। और यही वार्तालाप वायरल हो रहा था, जो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के जरिए दुनिया भर के 1000 से ज्यादा मीडिया क्लाइंट्स तक पहुंचा था। इसीलिए चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने इसे लाइसेंस का उल्लंघन बताते हुए न सिर्फ रॉयटर्स की आलोचना की बल्कि फुटेज डिलीट करने को भी कहा और बयान को गलत तरीके से पेश करने का दावा किया, जिसके बाद रॉयटर्स ने फुटेज डिलीट कर दी। लेकिन इस कार्रवाई पर अब चीन की किरकिरी होने लगी है। लोगों का कहना है कि जब फुटेज सभी ने देख सुन ली है, उसके बाद कार्रवाई क्यों? यह कदम पहले उठाया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सिर पर हैट, काला सूट, लाल टाई और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। बच्चों से खिलखिलाकर मिलते हुए नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। किम का यह अंदाज दुनिया के लिए नया है, शायद अजूबा लग रहा हो, क्योंकि अमेरिका, साउथ कोरिया के अलावा पश्चिमी देशों के लिए किम जोंग उन किसी खलनायक से कम नहीं। अमेरिका को सिर्फ किम जोंग की एंग्री मैन की छवि दिखती है, जो बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देते हैं। लेकिन अब किम जोंग ने ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया है जिससे उनका अलग अंदाज दुनिया को दिखा है। किम का फन हब सिर्फ 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है। खासतौर से पर्यटकों के लिए इसे बनाया गया है। ये किम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे तय वक्त में बनाकर किम ने अपने इरादे जता दिए हैं कि नॉर्थ कोरिया को विकास पथ पर तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। जबकि पश्चिमी देश जहां यूक्रेन को बारूद सप्लाई में जुटे हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया पर्यटकों के लिए फन हब जैसी जगह बना रहा है। जब इस फन जोन का काम शुरू हुआ था, तब भी किम वहां गए थे। और जब 6 महीने बाद ये काम पूरा हो गया, तो भी किम वहां गए, बच्चों से मिले जिन्होंने इसे बनाया, उन लोगों से मिले। किम की प्लानिंग है ऐसे फन हब नॉर्थ कोरिया में कई जगह खोले जाए, जिससे दुनिया भर के देशों के टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।